हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A वेव्स क्लास 11 फिजिक्स का शीट डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 10, 12 का 3 and 4, 17, 20, 24 एंड 28। तो सबसे पहले आते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, ये मुझे दिया है 8 × 10⁻³ kg पर, क्या लिख सकता हूं, क्यूबिक मीटर, is connected to an electrically driven tuning fork of frequency 256 हर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256 हर्ट्ज। जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है हमने कुछ इस तरह से, है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया गया है। अदर एंड पासेस ओवर अ पुली एंड इज टाइड टू अ पैन कंटेनिंग अ मास ऑफ 90 kg। तो इसका एक एंड पुली से कनेक्ट है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क से कनेक्टेड है स्ट्रिंग का, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे पुली से है, और पुली से होते हुए यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है। उस पैन में कितना मास रखा हुआ है? मास रखा हुआ है मेरा 90 kg करके लिखा हुआ है। अब लिखा है द पुल्ली एंड एब्जॉर्ब्स ऑल द इनकमिंग एनर्जी। ये जो पुल्ली वाला एंड है ये पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब दिस नोड, दिस इज ऑल्सो अ नोड, ठीक है। अब यहां बोला है द लेफ्ट एंड, फॉर्क एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं? x = 0 करके, ठीक है। अब लिखा है कि हैज 0 डिस्प्लेसमेंट, अभी इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। एट t = 0 लेफ्ट हैंड हैज 0 ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट एंड इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। ये जो फॉर्क है ये y डायरेक्शन मूव करेगा, तो यहाँ पे जो वेव होगी वो किस डायरेक्शन मूव करेगी? x डायरेक्शन में। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो मुझसे पूछा है राइट डाउन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y, है ना, इस वेव का y, है ना, डिस्प्लेसमेंट पता करना है एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। तो सिंपल वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग x डायरेक्शन, इक्वेशन क्या होती है? y = a sin ωt - kx + phi करके। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? t = 0 पे x = 0 वाले का डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो t0 x0 y0, तो यहाँ से phi भी 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ t 0 रखोगे, x 0 रखोगे, तो phi भी क्या आएगा मेरा? 0। अब एम्पलीट्यूड तो हो गया अपना, क्या है? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हुए 0.05 मीटर। साइन ऑफ ओमेगा कितना है? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, है ना, 256, तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं 2πf करके। तो ये कितना हो जाएगा? f की वैल्यू 256 रख दिया जाए तो 12, 5 2 = 10, 1, 512 पाई। तो ओमेगा की जगह तो आ गया 512 पाई इंटू टी, फाई की जगह पड़ा है 0। अब ये k की जगह कितना आएगा? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हमें अगर मास पता है तो यहाँ पे टेंशन आ गया, है ना, टेंशन आ गया, कितना है? टेंशन = 900 न्यूटन, ठीक है। म्यू पता है, तो ये वेव की जो वेलोसिटी है, ये वेव की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, = √of t/μ, ठीक है। स्ट्रिंग वेव में वेव की वेलोसिटी, टेंशन है 900, म्यू की वैल्यू आपके पास = 8 × 10 पावर, क्या लिखा हुआ है मेरे पास? -3। तो ये निकल के आएगा आपके पास, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 8 1 = 8, फिर 45 जा, फिर 0 × 10 पावर क्या लिखा हुआ है? 3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1, है ना, 15 × 10⁴, √15 × 10⁻², लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ? 400 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। वेव स्पीड आ गया, मुझे यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए। वेव स्पीड पता है, ओमेगा पता है, तो VW = क्या होता है? ω/k, यहाँ k की वैल्यू चाहिए, दैट इज ω/वेव स्पीड विच इज इक्वल टू, ओमेगा है मेरे पास, = 512 पाई, और नीचे पड़ा हुआ है 400 ना, वेव की स्पीड 400। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पे ये हो गया 4, कैंसिल करता हूँ तो 4 1 = 4, फिर 11 2 जा, फिर 8 जा, है ना, 100, है ना, 1.28 पाई निकल के आएगा, ये रहा
ठीक है। तो यहाँ पे आप k की जगह लिख सकते हो 1.28 पाई इंटू एक्स और फाई की वैल्यू तो 0, पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया जाए तो ये आया 1609 t और यहाँ पे 3.14 रखता हूँ तो ये हो गया 4.84 इंटू एक्स। तो ये आया मेरे पास इस है ना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। सिंपल है, बस आपको रिलेशंस ढूंढने थे, ओमेगा क्या होगा, के क्या होगा, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ तक। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपको है ना एक वेव की इक्वेशन दे रखी है 10 नंबर में, y इक्वल टू 5 sin पाई एक्स बाई 3 cos 40 पाई t करके। अब पूछा है कि ये जो वेव की इक्वेशन लिखी है जो स्ट्रिंग में डेवलप हो रही है, ये किस वेव की इक्वेशन दिखाई दे रही है, स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होगी, जब दो वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड अपोजिट है ना डायरेक्शन में ट्रैवल करें, है ना, तो उसमें ये है हमारी इंसिडेंट वेव और ये बनी हुई है रिफ्लेक्टेड वेव। तो उस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन की बात करनी है, तो इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, स्टैंडिंग वेव को कंपेयर कर सकता हूँ 2a साइन ऑफ, क्या लिखते हुए है ना, साइन के साथ kx है और कॉस ऑफ क्या लिख सकता हूँ ओमेगा टी। अब यहां से हम देखें तो ये जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन a तो बाहर आ गया। अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन साइन प्लस में पहले आएगा a प्लस बी दैट इज kx प्लस ओमेगा टी, फिर आएगा a माइनस बी दैट इज kx माइनस ओमेगा टी करके। तो जो वेव प्लस x डायरेक्शन में जाएगी वो तो आपके क्या हो जाएगी, इंसिडेंट वेव हो जाएगी, ये रही। और जो माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है ये वाली जो वेव हो गई, ये वाली वेव मेरी क्या हो गई, ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन की बात की जाए तो इंसिडेंट वेव हो गया आपके पास ए ना साइन ऑफ क्या लिख सकते हो kx माइनस ओमेगा टी। अब हम जो भी फॉर्म देखते हैं उसमें ओमेगा टी माइनस kx होता है, तो माइनस बाहर निकाल लो तो ये बन गया ओमेगा टी माइनस kx। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू हो गई अपनी 2.5, फिर साइन ऑफ ओमेगा t तो हो गया 40 पाई t और kx की वैल्यू हो गई पाई x बाई 3। योर आंसर, ये हो गया इंसिडेंट वेव का इक्वेशन। उसी तरह से आते हैं बात करने रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन के लिए। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, a साइन ऑफ क्या लिखते हुए, a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t। तो यहाँ पे क्या है, जैसे a साइन ओमेगा टी प्लस kx लिख दो तो a तो हो गया 2.5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx रखते हुए दैट इज 40 पाई t प्लस योर आंसर इज पाई x बाई 3 करके। तो ये आया मेरा इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट मुझसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है पोजीशन ऑफ नोड्स ना। नोड का पोजीशन, नोड मतलब क्या होगा, जो स्टैंडिंग वेव बना है उसमें नोड का पोजीशन मतलब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए, एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0 है ना। स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड हो जाए 0 हो जाता है एट पोजीशन ऑफ नोड्स। तो किन किन पोजीशन पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड मतलब a साइन ओमेगा टी है ना, इस ओमेगा टी के साथ ये जो फैक्टर है 2a sin kx, इसकी वैल्यू क्या करने की बात हो रही है मेरी, 0। तो 2a sin kx 0, इसका मतलब साइन ऑफ kx की वैल्यू क्या बोल दी जाए, 0। अब यहाँ पे साइन 0 किस एंगल पे होता है, n पाई पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको लिख दिया जाए k की वैल्यू कितनी है, k ये रहा आपका है ना पाई बाई 3x। तो k की जगह पाई बाई 3x इज इक्वल टू n पाई, ये आया x इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू 0 रखो, 0 आया ना, फिर 1 रखते हुए n की वैल्यू 3 आया, फिर आया 6, फिर आया 9। ऐसे करते करते ये सारे हो गए मेरे पोजीशंस ऑफ नोड ना। नोड किस किस पोजीशन पे अकर होगा ये पार्ट पूछा। इसका आंसर देखोगे तो आप आंसर क्या देखोगे, यहाँ देखोगे कि ये जो इक्वेशन है ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन गिवन है और ये जो इक्वेशन है ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है ना। यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि किस साइड से वेव इंसिडेंट है, तो किसी एक को इंसिडेंट बोल दिया जाएगा और किसी एक को रिफ्लेक्टेड बोल दिया जाएगा। तो अगर आप ये भी आंसर लिखते हो तो भी सही है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, और अगर ये रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट कर देते हो तो भी सही है। इसका सेकेंड पार्ट में पूछा था डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। तो पहला नोड है 0 पे, दूसरा नोड है 3 पे, तीसरा नोड है 6 पे, मतलब दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस मेरा कितना आ गया,
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड वाले का आंसर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। फिर आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे बात करने। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट है इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पूछा x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 9/8 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब dy y आप लिख सकते हो dt। ठीक है, तो जो y है ना का t वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो 5 sin πx/3 ये तो कांस्टेंट हो गया, और यह है d/dt ऑफ क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 40 पाई इंटू t। यहां से हो गया आपका 5 sin लिखते हुए πx/3। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस sin 40 पाई t, और t का कोफिशिएंट 40 पाई बाहर निकाल लो, दैट्स इट। तो यहां से क्या देख सकता हूं, ये आया -200 पाई साइन ऑफ πx/3 एंड साइन ऑफ 40 पाई t। अब क्या कीजिए, x की वैल्यू 1.5 और t की वैल्यू 9/8 रख दो यहाँ पे। तो यहाँ रखते हुए ये आया x बाय है ना, x की वैल्यू रखता हूँ आपकी 1.5, 3/2 ना, तो π/3, और ये है आपका x की वैल्यू 1.5 दैट इज 3/2। वैसे साइन ऑफ 40 पाई इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 9/8, 9/8 किया जाए तो ये कितना आया, 3 से 3 का साइन π/2 1 हो गया, और वैसे ही 8 5 है ना, 5 9 या 45 पाई एक्स एक्सिस में आया तो ये हो गया 0। यहाँ पे पड़ा है -200 पाई, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, आंसर मेरा कितना निकल के आ गया, 0, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया इस पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, वेव की वेलोसिटी एट t इक्वल टू 9/8 एंड x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा 10 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे बात करनी। ठीक है, तो क्या लिखा है, y की वैल्यू मुझे गिवन है 4 है ना, साइन ऑफ लिखा हुआ है πx डिवाइडेड बाय 15 इंटू कॉस ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है 96 पाई इंटू t। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 7.5 एंड t इक्वल टू 0.25। तो पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब क्या किया जाए, इसको dy/dt, तो जो t का पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, 4 sin πx/15 बार आया, और इस cos का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया जाए, cos तो हो गया माइनस साइन ऑफ 96 पाई t, और t का कोफिशिएंट 96 पाई बाहर निकाल लो, है ना। अब किस पॉइंट पे पूछा है, x इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, इस पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी पूछी जा रही है, तो देयरफॉर हम ये x इक्वल टू 7.5 रख देते हैं। तो 4 साइन ना पाई इंटू एक्स की जगह 7.5 दैट इज 15/2, और नीचे पड़ा है 15। उसी तरह से यहाँ पे है ना, ये पड़ा हुआ है -96 पाई इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे हो गया 96 पाई, और t की वैल्यू 0.25 मतलब 1/4। तो ये क्या आ गया, फिर से ये चीज हो जाएगा आपका 424 जब है ना, 24 पाई मतलब x एक्सिस हो गया, तो ये चीज 0 हुआ, बाकी कुछ भी आ जाए तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, 0। तो इस वाले का तो आंसर 0 हो गया। फिर इसका फोर्थ पार्ट क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट पूछा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स हुज सुपरपोजिशन गिव्स दिस। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट वेव्स अगर बोलूं तो ये क्या हो गया, ये लिखा हुआ है 2a साइन ऑफ है ना kx कॉस ऑफ क्या है मेरा ओमेगा t करके। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट वेव्स आएंगी, a बाहर निकालिए, 2 sin c cos d का फॉर्मूला, साइन प्लस में पहले आएगा a प्लस बी दैट इज kx प्लस ओमेगा t, फिर आएगा kx माइनस ओमेगा t करके। तो जो दो कंपोनेंट वेव्स है जिससे बना है, एक वेव की इक्वेशन है a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t, और दूसरी जो वेव की, ये फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, दूसरी जो वेव की इक्वेशन है वो है a साइन ऑफ क्या लिखा जा रहा है, kx माइनस ओमेगा t करके। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a 2a की वैल्यू 4 है, तो a हो गया 2, दैट्स इट। ठीक है, अब साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t करो, है ना, तो kx प्लस ओमेगा t किया जाए तो ये तो आया π/15
15x प्लस 96 पाई इंटू टी, और वैसे kx माइनस ओमेगा टी किया जाए तो यहाँ पे हो गया पाई बाई 15x माइनस 96 पाई इंटू टी। दैट्स इट। ये है आपका 12 का पार्ट 3 एंड 4 का आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। 17 लिखा है, a flute which we treat as a pipe open at both ends is 60 centimeter long. How far from the mouthpiece should a hole be uncovered for the fundamental frequency to be 330 Hz? मतलब uncovered मतलब यहाँ से यहाँ तक ही वेव ट्रैवल करे, उसके बाद ये वेव आपका आगे ट्रैवल ना करे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एट बोथ एंड्स के लिए आप क्या लिखते हो, V/2L करके। और ये हमें कितनी चाहिए, ये हमें चाहिए 330 हर्ट्ज करके। अब यहाँ पे आप L की वैल्यू बात करोगे तो ये आ गया V डिवाइडेड बाई 2 इंटू 330। अब V की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 340, और यहाँ पे है 2 इंटू 330, तो ये आएगा 34/66, लगभग 1/2, दैट इज 0.5 मीटर ना। और अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी 51.5 सेंटीमीटर ना। 60 सेंटीमीटर में से इतना अगर किया जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 330। अब लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन ऑल द होल्स आर अनकवर्ड, मतलब टोटल लेंथ हो जाए 60 सेंटीमीटर। उस केस में हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई V/2L0। ये वो लेंथ L0 करके कहा जा रहा है। तो V की वैल्यू कितनी है, V है अपने पास इज इक्वल टू 340, और L0 है मेरे पास 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब मीटर में ले गया तो 60/100, तो यहां से मेरी कितनी आ गई, ये वैल्यू निकल के आई आपकी इज इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 12, अप्रोक्सीमेटली 12 2 जा 24 ना। फिर हम क्या बोल सकते हैं, 12 2 जा 24, 100 आया, फिर 12 8 जा 96, 40 आया 3, तो अप्रोक्सीमेटली 283 हर्ट्ज इसका ये आंसर आया। एग्जैक्ट अगर निकालोगे तो ये है आपके पास 283.33 हर्ट्ज करके। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। 20 नंबर में लिखा है, टू सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note धा are slightly out of tune and produce beats of frequency, है ना, 5 हर्ट्ज। मतलब A और B की बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी गिवन है, 5। लिखा है टेंशन इन द स्ट्रिंग B इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, बीट फ्रीक्वेंसी इज, है ना, B की आपने क्या किया है, टेंशन बढ़ाया है। टेंशन बढ़ाने पे B का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ठीक है, जिसके कारण बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3। व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B? FB पूछा है। अगर FA की वैल्यू 427 है, दैट इज 427 माइनस FB, मेरे पास है 5, तो यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं आइदर 427 माइनस FB 5 आ जाए, और यहां से आप बोल सकते हो FB माइनस 427 मेरा 5 आ जाए। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, यहां पे तो FB की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 432, और यहां से FB की वैल्यू आ गई 422 करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FA की वैल्यू 427 से, है ना, FB डैश अगर बात करूं तो यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 करता हूं, तो फिर से 427 माइनस FB डैश इज इक्वल टू 3, और ना सिमिलर वे में यहाँ बोल सकता हूं FB डैश माइनस 427 इज इक्वल टू 3। यहां से FB डैश कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 424, और यहां से FB डैश कितना हो जाएगा, 430 हर्ट्ज करके आया। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि B के केस में ना द टेंशन इन स्ट्रिंग B इज इंक्रीज्ड, और हम फ्रीक्वेंसी के रिलेशन अगर बात करें तो क्या होता है 1/2L रूट अंडर T बाय म्यू फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो यहाँ से देख पा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेंशन, ठीक है। तो टेंशन अगर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मतलब FB डैश जो होगा वो बढ़ना चाहिए।
ठीक है, एफ बी डैश इंक्रीज करना चाहिए। तो यहां से यहां में 420 से 424 में एफ बी डैश क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर 432 से 430 में एफ बी डैश डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए कौन सा आंसर होना चाहिए आपका ना, जहां इंक्रीज किया हो, 424 इंक्रीज किया है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 422। तो हमारा आंसर आ गया कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 422 हर्ट्ज। योर 24 ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के डाउट डिस्कशन में डिस्कस किया है, तो जिनको डाउट आता है वो जो पहले वाले डाउट से जरूर देखा करो, क्योंकि सेम ही डाउट वापस पूछा है तुमने। तो लिखा है व्हिसल एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, इसे टाई करके, है ना, लेंथ कितना है 1.5 मीटर करके दिया हुआ है, तो यही सर्कल का रेडियस हो गया। एंगुलर वेलोसिटी है 20 रेडियन पर सेकेंड, और जिस फ्रीक्वेंसी से ये एमिट कर रहा है साउंड वो है 440 हर्ट्ज करके। अब लिखा है कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टेशनड एट अ लार्ज डिस्टेंस, है ना, तो एकदम दूर पे जो होगा उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो हम बोल सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब ये, है ना, अवे जाएगा, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी जब ये टूवर्ड्स आएगा। और किस स्पीड से आ रहा होगा ना, v इक्वल टू आर ओमेगा करके बोल सकता हूँ। आर ओमेगा मतलब एल ओमेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 इंटू 2 30 मीटर पर सेकेंड से हम बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इज इक्वल टू 440। डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साउंड की स्पीड है 330, तो ऊपर नीचे आ गया साउंड की स्पीड 330। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है और सोर्स की वेलोसिटी क्या बोल सकता हूँ 30। अब मैक्सिमम का मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये हो गया 440 इंटू 330 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 300, तो ये कितना हो गया 311 जा, और 44 इंटू 11 मेरा कितना हो जाता है 44 11, तो 44 आएगा, दैट इज 484 हर्ट्ज। ये तो वो मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा सुनेगा नहीं। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब अवे जा रहा होगा इस सर्कल में। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, बस यहाँ पे करना क्या है ना, सेम बस 330, है ना, नीचे भी 330। ऑब्जर्वर अब भी यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो रेस्ट पे है, और सोर्स अवे जा रहा है ना, विथ स्पीड सेम, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 30 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे घटेगी, घटने का मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 440 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे तो 311 जा एंड नीचे है 312 जा, और यहाँ पे पड़ा है 440। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 4 से कैंसिल किया जाए तो 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 ना, 4 से कैंसिल किया जाए 11 इंटू 11 121 0 बाई 3 अप्रोक्सीमेटली 3 4 जा ना 1203.3 हर्ट्ज। तो क्या बोल सकता हूँ किस रेंज में सुनाई देगी उसको फ्रीक्वेंसी, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डैश, है ना, वो मिनिमम से मिनिमम होगी 403.3 और मैक्सिमम से मैक्सिमम सुनाई देगी 484 हर्ट्ज। तो इस रेंज में उसको ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। यहां तक स्क्रीन 28 पे बात करने, अ ट्रेन अप्रोचिंग अ हिल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लो एक ट्रेन है ना, और ये क्या है, एक हिल है ना, ये ट्रेन है ना किस स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ये रही, है ना। साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी का, है ना, इसने सीटी बजाया है 580 हर्ट्ज का। व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द हिल, जब ये इस सोर्स से कितने डिस्टेंस पे हो 1 किलोमीटर पे। अ विंड विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो इसी डायरेक्शन में विंड भी बह रही है ना, किस स्पीड से, है ना, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर करके, ये हमें गिवन है। अब लिखा क्या है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द हिल। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है हिल पे, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ की बात की जाए तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, आप क्या बोल दोगे, एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड एज
है ना, हर्ड बाय द ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऊपर, सोर्स के नीचे, तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है आपका 580 और साउंड की वेलोसिटी एयर में है 1200, क्योंकि साउंड इस डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है और विंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगी वो हो गई 1240 ऊपर नीचे। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है 0 और सोर्स ट्रैवल कर रहा है 40 से, तो नीचे आया 1200, तो ये हो गया 580 इंटू 1240 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं। अब यहाँ पे इसे अब सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं 3, और यहाँ पे आएगा 3 1, दिस इज 500 है ना, 558। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, एग्जैक्ट निकालते हैं इसका, 58 इंटू 31, 58, 8 3 जा 24, 2 17, तो 8971, तो ये आया 1798 बाय 3, which is 3 6 जा 3 5 जा 15, 29 9 जा 27, 28 9 जा 27, फिर 10 दैट इज 3 हर्ट्ज करके आया। तो ये हो गया वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो ये है 28 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच इको इज हर्ड एंड फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स से इको का मतलब क्या होता है, साउंड वापस से ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाए। तो ये जो इसने साउंड एमिट किया होगा, पहले तो साउंड यहाँ गया होगा और वापस से साउंड यहाँ तक आया होगा, और उतने टाइम में जहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा है, वापस आने में साउंड को t2 टाइम लगा है, उतने टाइम में ये ट्रेन ने, है ना, दैट इज t1 प्लस t2 टाइम में इस ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मुझसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रॉम द, है ना, हिल, है ना, किस डिस्टेंस फ्रॉम द हिल पे इससे इको सुनाई देगा। तो ये x है, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 - x। अब मैं ये t1 यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ना, मुझे वो डिस्टेंस पता है, इस साइड में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर से, तो ये t1 प्लस t2 ना, मैं निकाल सकता हूँ साउंड को, है ना, कितना टाइम लगा होगा टोटल यहाँ से होते हुए यहाँ वापस ट्रेन में आने के लिए। तो t1 तो हो जाएगा 1 किलोमीटर ना, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टोटल, है ना, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो हो गया 1 किलोमीटर पूरा, है ना, यहाँ से शुरू होते हुए एकदम हिल तक गया, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस, और टोटल स्पीड कितनी हो गई 1200। इस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रहा है और इसी डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, तो 1240, ये तो t1 हो गया। और T2 मतलब अब साउंड पीछे 1200 से आएगा, विंड आगे है, तो यहाँ पे अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये साउंड x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद स्पीड 1160, क्योंकि अब 1200 पीछे है, विंड आगे है, 1160। ये तो हो गया टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड, ठीक है। और उतने ही टाइम में ये क्या बोल सकता हूँ, है ना, कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना, दैट इज इट इज द टाइम टेकन बाय कार, है ना, टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो ये t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो गया 1 - x डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है कार की 40 किलोमीटर पर आवर, सारे के सारे, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से क्या देख सकता हूँ, 4 से सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/31, यहाँ पे कितना आया x/4 2 जा 8 36 9 जा 36, ये है 1 - x। अब इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, इसको x को यहाँ ले आया, तो x प्लस x/29 इज इक्वल टू 1 - 1/31, दिस कम्स आउट टू बी 30/31, दिस कम्स आउट टू बी 29 + 1 30/29 ऑफ x। 30 से 30 कैंसिल, x आ गया 29 डिवाइडेड बाय 31, क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर जाएगा 0.935 किलोमीटर, दैट इज 935 मीटर में उसको इको सुनाई देगा। और फिर पूछा है उस इको की ना, लेट्स से फ्रीक्वेंसी बताइए। तब फ्रीक्वेंसी जो इको की फ्रीक्वेंसी होगी f डबल डैश, वो कितना होगा, तो बोल सकता हूँ ये जो फ्रीक्वेंसी f0 इसने एमिट किया था, तो इसको फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई दिया था, लगभग 599.33 हर्ट्ज, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था। तो यही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई होगी इको फ्रीक्वेंसी, तो ये लिख सकते हैं f इंटू साउंड की वेलोसिटी, है ना, कितनी हो जाएगी, अब पीछे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है 1200, आगे विंड है, तो ये हो गया 1160,
ठीक है। अब सोर्स कौन है, सोर्स हो गया हिल जो नीचे 0 है, और ऑब्जर्वर ट्रेन है जो 40 से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पास आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए बढ़ेगा प्लस, नीचे माइनस। f की वैल्यू कितनी है, f है 599.33 और ऊपर पड़ा है 1200, नीचे पड़ा है 1160। इसको जब आप कैलकुलेट करने पे 621.43 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये वो इको की फ्रीक्वेंसी हो गई जो है ना इस ट्रेन में बैठे हुए है ना लेट्स से ड्राइवर को सुनाई देगी। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।